हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल के लिए अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अपना टॉपिक है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर है। आज से पहले अपन ने जो भी एमएसएन के अंदर पढ़ा था वो अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो डिजीज़ है वो पढ़ी थी, ब्लड से रिलेटेड, मतलब जो कि हार्ट से रिलेटेड पढ़ी थी। और जो आज से अपन डिस्कस करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर। तो एन्यूरिज्म होता है वो एक आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर है। अब एन्यूरिज्म में होता क्या है? एन्यूरिज्म के अंदर जो जैसे भी कोई आर्टरी है, जैसे सपोज करो कोई आर्टरी है, उसके अंदर क्या होगा कि ऐसा कोई वीक पॉइंट होगा जहाँ से वो वीक होगी, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो कम होगी, यानी उसकी जो मतलब अपन नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि उसकी जो वाल है आर्टरी की वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से वो वहाँ से क्या होती है, या तो बल्ज हो जाती है या फिर वहाँ से रप्चर हो जाती है, उसे बोलते हैं अपन एन्यूरिज्म। अब देखिए, जैसे कि मैंने डायग्राम में समझाया, जैसे ये आर्टरी है कोई भी, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मल आर्टरी के अंदर। फिर यहाँ से जैसे ये वीक हो रखी है, जो यहाँ से क्या हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से या एक तरफ से, किसी भी तरफ से। अगर आर्टरी का मतलब बल्ज हो जाना, ये क्यों होगी? या तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस वजह से ये हो सकता है। और ये वीक पॉइंट होगा किसी भी आर्टरी का, जहाँ से ये बल्ज हो जाएगी। बल्ज होने की वजह से ये क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है या डेड भी हो सकती है। तो ये होता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के अंदर क्या होगा, एक बार वापस से देखते हैं कि जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड जाएगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो ये आर्टरी है ये बल्ज हो जाएगी, बल्ज होने की वजह से क्या होगी, ये रप्चर भी हो सकती है। तो ये था एन्यूरिज्म क्या होता है, ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर है कि जी इसके अंदर अपने देखा कि ब्लड जो आर्टरी है उसके अंदर कैसे बल्ज आउट हो जाता है। फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन है नॉर्मल अपन देखें तो ये 3 टाइप्स का होता है ब्लड क्लासिफिकेशन एन्यूरिज्म, यानी कि ये किस किस प्रकार का हो सकता है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, मतलब कि जैसे किस टाइप का हो सकता है ये। तो ये इसको अपन ने किस तरीके से हो सकता है, तो अपन ने इसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। पहला है फ्यूसिफॉर्म, सेक्युलर और डिसेक्टिंग। इसके जो ये तीनों है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो आज ये अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूसिफॉर्म क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है और डिसेक्टिंग क्या होता है। अगर आप अभी तो आपको ये लग रहा होगा, कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप अभी पढ़ोगे, एक बार देखोगे पूरा, तो पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि फ्यूसिफॉर्म में क्या होता है, सेक्युलर में क्या होता है और डिसेक्टिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्यूसिफॉर्म क्या होता है। फ्यूसिफॉर्म में क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मल आर्टरी है, ये सपोज करो ये नॉर्मल आर्टरी है, ये अपने एक नॉर्मल आर्टरी है। नॉर्मल आर्टरी में क्या होता है, यहाँ से ब्लड आएगा और आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूसिफॉर्म टाइप के अंदर जो आर्टरी है उसकी दोनों वाल्स है वही क्या हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती है, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये था इसके अंदर ये ब्लड आ गया और ये बल्ज आउट हो गई दोनों तरफ से। आर्टरी की जो वाल्व है वो दोनों तरफ से अगर बल्ज आउट यानी बाहर की तरफ निकल रही है, वीक पॉइंट होने की वजह से, वहाँ से कमज़ोर होने की वजह से, तो वो कौन सा टाइप हो गया, फ्यूसिफॉर्म टाइप हो गया। फिर आता है नेक्स्ट सेक्युलर। सेक्युलर में क्या होता है कि एक वाल तो क्या है, नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो दूसरी वाल्व है एक वो दूसरी अनदर साइड से क्या होगा, इसके अंदर बल्ज आउट हो जाएगा, ये बल्ज आउट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और बल्ज आउट होने की वजह से ये रप्चर भी हो सकती है। फिर आता है नेक्स्ट डिसेक्टिंग। डिसेक्टिंग में क्या होगा, डिसेक्टिंग और सेक्युलर में डिफरेंस बस इतना ही है, एक वाल तो होगी नॉर्मल, दूसरी वाल में क्या होगा, इसकी जो लेयर होती है उसके अंदर जो आउटर वाली लेयर है ना वही बल्ज आउट होगी और जो अंदर वाली है वो रिमेन ऐसे की ऐसे रहेगी। तो ये होता है इसके अंदर डिसेक्टिंग के अंदर।
तो ये काफ़ी इजी सा है। इसके अंदर फ्यूसिफॉर्म में क्या होता है कि जो दोनों तरफ से वाल है उसको बल्ज आउट हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ निकल जाएगी। सेक्युलर में क्या होगा, वन साइड से होगी, लेकिन डिसेक्टिंग में क्या होगा, वन साइड से होगी, लेकिन जो एक जो लेयर है आउटर वाली ओनली वही बल्ज आउट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से क्लासीफाई होते हैं, ये जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्यूसिफॉर्म क्या होता है अपने को पता होना चाहिए, सेक्युलर क्या होता है और डिसेक्टिंग क्या होता है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन एन्यूरिज्म का। फिर इसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स दूसरे अकॉर्डिंग, जैसे लोकेशन के आधार पर अगर अपने इसके टाइप देखें तो अपन ने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। लोकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी बॉडी के अंदर कौन सी जगह एन्यूरिज्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वो अपन ने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है एरोटिक, सेरिब्रल और पॉप्लिएटल एन्यूरिज्म, पेरिफेरल एन्यूरिज्म। पहला है एरोटिक, सेरिब्रल और पेरिफेरल। एरोटिक एन्यूरिज्म, अगर अरोटा होता है अपनी बॉडी के अंदर, हार्ट से जो ब्लड आगे बॉडी तक हार्ट से जो बॉडी तक ब्लड सप्लाई करता है वो कौन करता है, अरोटा के थ्रू ब्लड जाता है। तो अगर एरोटा के अंदर अगर कोई एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोटिक एन्यूरिज्म। और अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म, यानी कि अरोटा के अलावा अगर एरोटिक में तो गया, अरोटा के अंदर जितने भी जैसे 2 टाइप्स का है, थोरेसिक अरोटा और एब्डोमिनल अरोटा, तो वो अपन एरोटिक एन्यूरिज्म में आता है। फिर आता है नेक्स्ट सेरिब्रल एन्यूरिज्म, यानी कि अगर ब्रेन के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो रहा है कोई भी आर्टरी के अंदर तो उसको अपन किस में देखते हैं, सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर रखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पेरिफेरल एन्यूरिज्म। अगर अरोटा और जो ये सेरिब्रल एन्यूरिज्म है इनके अलावा अगर कोई सी जगह अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, पेरिफेरल एन्यूरिज्म के अंदर। तो एक एक को डिस्कस करते हैं कि एरोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है। एरोटिक एन्यूरिज्म अपने को अभी जैसे मैंने बताया कि एरोटा के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोटिक एन्यूरिज्म। अब इसको अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो थोरेसिक एरोटा और दूसरा एब्डोमिनल एरोटा। थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म और दूसरा एब्डोमिनल एरोटा एन्यूरिज्म। अब थोरेसिक एरोटा के अंदर अगर अपने क्या हो रहा है, एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म। और ये मोस्ट कॉमन अपने को देखने को मिलता है 85% केस के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये इसके अभी अपन पढ़ने वाले हैं ये कंपटीशन के हिसाब से इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट। हालांकि अपने को ये पता होगा थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म, अगर थोरेसिक एरोटा के अंदर एन्यूरिज्म हो रहा है तो थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म, और अगर एब्डोमिनल के अंदर हो रहा है एब्डोमिनल एरोटा के अंदर तो एब्डोमिनल एरोटा। तो ये काफ़ी ईजी है, लेकिन इसके अंदर जैसे मोस्ट कॉमन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर कोई एन्यूरिज्म हो रहा है तो वो किसके अंदर होगा, थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म के अंदर। तो ये मोस्ट कॉमन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस से मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो होगा थोरेसिक एन्यूरिज्म। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना इसके ऊपर। थोरेसिक एरोटा मोस्ट कॉमन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस और 85% केस के अंदर ये देखने को मिलता है थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म। फिर आता है नेक्स्ट, 1/3 पेशेंट डाई ड्यू टू रप्चर। जो 1/3 पेशेंट है वो क्या होंगे, रप्चर होने की वजह से डाई हो जाएंगे थोरेसिक एरोटा के अंदर, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये भी 1/3 वाला भी ये भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। 3 क्वेश्चन बन गए, एक तो ये, एक ये और एक ये। यहाँ से थोरेसिक एरोटा से 3 क्वेश्चन बन गए। फिर आता है नेक्स्ट एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो रहा था वो एब्डोमिनल एरोटा एन्यूरिज्म। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कंपटीशन के हिसाब से। मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव एन्यूरिज्म अगर आता है तो उसका आंसर क्या होगा, एब्डोमिनल एरोटा एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव एन्यूरिज्म कि कौन सा, एब्डोमिनल एरोटा एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव, मोस्ट कॉमन लिखा है मैंने, मोस्ट कॉमन, और मोस्ट कॉमन एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से थोरेसिक एरोटा एन्यूरिज्म। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इसके अंदर, एक क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं यहाँ तक अभी तक कंपटीशन के हिसाब से। फिर आता है नेक्स्ट एरोटिक एन्यूरिज्म के बाद सेरिब्रल एन्यूरिज्म है। सेरिब्रल एन्यूरिज्म, अगर ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म
सेरिब्रल एन्यूरिज्म को और क्या बोलते हैं, बेरी एन्यूरिज्म है। बेरी एन्यूरिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो एन्यूरिज्म की शेप है वो कैसे होगी, बेरी लाइक स्ट्रक्चर की शेप होगी, बेरी एन्यूरिज्म इसलिए बोलते हैं। जो बेर आता है उसकी शेप की जैसा एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट पेरिफेरल एन्यूरिज्म। पेरिफेरल एन्यूरिज्म क्या होता है, पेरिफेरल एन्यूरिज्म में अगर अरोटा के अलावा और कहीं अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एन्यूरिज्म बोलते हैं। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो साइट्स अपने को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पोप्लेटल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। अगर इनके अंदर अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो वो पेरिफेरल एन्यूरिज्म के अंदर आएगा, पोप्लेटल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। तो ये था इसका टाइप्स एन्यूरिज्म के अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज। ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है। तो कॉजेज, तो इसका जो मेन कॉज है वो तो इडियोपैथिक यानी अननोन है। अभी तक इसका जो मेन कॉज है वो अननोन है, अपने को आज तक रिसर्च में पता नहीं लगा है कि एन्यूरिज्म किस वजह से होता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर। ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एथेरोस्क्लेरोसिस थोरेसिक अरोटा के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एन्यूरिज्म होता है। फिर मैंने इससे पहले बताया था डेफिनेशन में कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है और वहाँ से रप्चर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पर्सन को फैमिली हिस्ट्री है एन्यूरिज्म की तो उसको फैमिली हिस्ट्री एन्यूरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी एन्यूरिज्म हो सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो वीक जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वो वीक हो जाएगी। या फिर इन्फेक्शन हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर तो भी क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। फिर अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, हैवी स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। इसके अलावा स्टिमुलेंट ड्रग, अगर स्टिमुलेंट ऐसी ड्रग जो कि स्टिमुलेशन को बढ़ाती है, उत्तेजित करती है बॉडी को, ऐसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, वैसी ड्रग अगर ले रहा है कोई पर्सन काफ़ी समय से तो उसको भी क्या चांसेस होते हैं, एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं। स्टिमुलेंट ड्रग में हो गया, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कोकीन, अगर कोकीन ड्रग को यूज़ ले रहा है काफ़ी समय से तो उसको एन्यूरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, इनकी वजह से ही मोस्टली अपने को एन्यूरिज्म देखने को मिलता है और जो इसका जो मेन कोज है वो तो अननोन है। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है जो एन्यूरिज्म के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो अपन देखेंगे, अलग अलग जो टाइप्स अपन ने पढ़े थे, थोरेसिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म और सेरिब्रल एन्यूरिज्म, इनके अपन अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थोरेसिक अरोटा एन्यूरिज्म। थोरेसिक अरोटा के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसके कौन कौन से साइन अपने को देखने को मिलेंगे, यानी कि सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर अपने को डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफिंग। ये सब इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि थोरेसिक अरोटा के अंदर हो रहा है। थोरेसिक अरोटा के अंदर अपने को पता है, थोरेसिक अरोटा के पास क्या होता है, अपने लंग्स होते हैं, तो उन लंग्स के अंदर भी डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा और पेशेंट को कफिंग भी होगा। इसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी होगा। इसके अंदर जो पेन होगा वो काफ़ी सीवियर पेन होता है। थोरेसिक अरोटा एन्यूरिज्म अगर हो रहा है तो उसके अंदर पेन अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपने को देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप पेन इन बैक साइड के अंदर अपने को डीप यानी जस्ट मतलब अंदर की तरफ अपने को पेन फील होगा, जो पेन होगा वो भी सीवियर होगा और इसका जो पेन है वो एब्डोमेन के साइड में भी अपने को देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका पेन है वो बैक साइड में और बैक साइड के साथ साथ जो साइड ऑफ एब्डोमेन के साइड में भी अपने को देखने को मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट कोल्ड नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन ड्यू टू द ब्लॉक ब्लड फ्लो इन द लेग्स के अंदर अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड होगा, नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ये अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर नोजिया वोमिटिंग भी अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। फिर आता है नेक्स्ट एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के बाद सेरिब्रल एन्यूरिज्म। अगर ब्रेन के अंदर अगर एन्यूरिज्म हुआ है तो वो
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये साइन सिम्टम्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे पूछ लिया सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर कौन से एन्यूरिज्म के अंदर ड्रोपी आईलिड होता है या डबल विजन होता है, तो ये कंपटीशन के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बन गया, तो ये सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर बनता है। ड्रोपी आईलिड या डबल विजन देखने को मिलेगा, लगेगा पेशेंट को कि एक ही ऑब्जेक्ट दो बार दिख रहा है उसको, या ड्रोपी आईलिड, जो आईलिड है वो ड्रोपी आईलिड अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो प्यूपिल है, प्यूपिल भी डायलेटेड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक है वो भी स्टिफनेस यानी जकड़न, ऐसे मतलब मसल्स है जो नेक की वो भी ऐसे स्टिफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कॉन्शियस लेवल है पेशेंट का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ है ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के अंदर अगर एन्यूरिज्म होता है तो क्या होता है, जो कॉन्शियस लेवल है वो भी अपने को कम देखने को मिलता है, लेवल ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है जिससे अपने को पता लग सकता है कि एन्यूरिज्म हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में ये देखेंगे कि पेशेंट को कोई प्रीवियसली कार्डियक की सर वो तो नहीं है, हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई जेनेटिक्स तो नहीं है, या पेशेंट को पहले कोई भी डिजीज़ तो नहीं है हार्ट से रिलेटेड, तो वो अपन इसके अंदर देखेंगे किसके अंदर, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के अंदर अपने को पता लग जाएगा कि पेशेंट को थोरेसिक अरोटा के अंदर एन्यूरिज्म हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो अपने को विजुअलाइज हो जाएगा चेस्ट एक्सरे के अंदर, वहाँ पे क्लॉट दिख जाएगा, या अपने को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है आर्टरी के अंदर वो अपने को दिख जाएगा। अगर चेस्ट एक्सरे के अंदर अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता है तो फिर अपन क्या करते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई के अंदर अपने को देखने को मिल जाएगा कोई भी एन्यूरिज्म हुआ है या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी ब्लॉकेज हुआ है, तो वो अपने को देखने को मिल सकता है या मिल जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट इसका जो एंजियोग्राफी इंपॉर्टेंट, इसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस है। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि जो आर्टरी है उसके अंदर कैथेटर डाल के और उसकी जो विजुअलाइजेशन किया जाता है आर्टरी का, वो होता है एंजियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर आता है नेक्स्ट यूएसजी और ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। यूएसजी के थ्रू भी अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू भी अपने को पता लग जाता है कि एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल अरोटा के अंदर कोई एन्यूरिज्म हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से फर्दर आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो अपने को या ब्लॉकेज हुआ है या फिर वहाँ से कोई अरोटा के अंदर आर्टरी के अंदर रप्चर तो नहीं हो गया है, वो अपने को यूएसजी के अंदर पता लग जाएगा। इसके अलावा TEE यानी ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, इसके अंदर भी अपने को क्या पता लग जाएगा कि जो अरोटा है वो थोरेसिक अरोटा है उसके अंदर एन्यूरिज्म हुआ है, वो अपने को TEE से पता लग जाएगा। इससे कैसे पता लगेगा कि जो इसोफेगस है उसके अंदर एक प्रोब या ट्रांसड्यूसर होता है, वो इंट्रोड्यूस करके इसोफेगस के अंदर फिर वहाँ से विजुअलाइज किया जाता है, आसपास के जो भी आर्टरी ब्लड वेसल्स ऑर्गन है उनको विजुअलाइज किया जाता है ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। फिर इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इतना आता है कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है तो अपने को पता होना चाहिए। लेकिन इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपन इसके बाद देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है जो कि हाइपरटेंशन को कम करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से क्या ब्लड वेसल्स के अंदर एन्यूरिज्म हुआ है इस वजह से। तो उसका जो मोस्ट कॉमनली यूज एग्जांपल लिया जाता है वो होता है हाइड्रोलेजिन एग्जांपल याद रखना है इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। फिर आता है नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर, ऐसी ड्रग जो कि हार्ट के जो वर्कलोड है उसको कम करती है, उसका एग्जाम्पल है एस्मोलोलॉल और मेटोप्रोलोल। तो ये दो एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर के। इसके अलावा डायूरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऐसे ड्रग्स भी देंगे पेशेंट को कि जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करे, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, इस वजह से एडिमा हो रहा है, तो इसलिए डायूरेटिक्स देंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देंगे ताकि जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें जो मेन 4 ड्रग यूज में ली जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बाद देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। एन्यूरिज्म है, इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो अपन 2 टाइप्स से इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। पहला है
ओपन रिपेयर, या तो ओपन रिपेयर करेंगे या एंडोवेस्कुलर रिपेयर। अब ओपन रिपेयर के अंदर क्या करते हैं, ओपन रिपेयर के अंदर जो मोस्टली एरोटिक एन्यूरिज्म होता है उसके अंदर ओपन रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मेजर इंसीजर लगाया जाता है या तो एब्डोमेन के अंदर या चेस्ट के अंदर। अब मेजर इंसीजन मोस्टली इसके अंदर 2 इंच का इंसीजन लगाया जाता है, 2 इंचेस का मेजर इंसीजन लगाया जाता है एब्डोमेन के अंदर या चेस्ट के अंदर। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, जो एन्यूरिज्म रिमूव और सक्शन ऑफ अरोटा इज रिप्लेस्ड विथ आर्टिफिशियल मटेरियल सच एज डेक्रॉन या टेफ्लॉन। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एन्यूरिज्म हुआ है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या सक्शन के करते हैं अरोटा के अंदर से, और क्या रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं, टेफ्लॉन या डेक्रॉन का आर्टिफिशियल मटेरियल लगा देते हैं। वहाँ पे जहाँ पे एन्यूरिज्म हुआ है उसको तो रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे आर्टिफिशियल डेक्रॉन या टेफ्लॉन लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एन्यूरिज्म है उसको रिप्लेस किया जाता है ओपन रिपेयर के अंदर। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट है एंडोवेस्कुलर रिपेयर। एंडोवेस्कुलर रिपेयर में क्या होता है कि एक ग्राफ्ट होता है उसको इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर, या तो अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू भी अपन रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ग्राफ्ट या स्टंट उसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये था इसका एंडोवेस्कुलर रिपेयर। तो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जिसके अंदर ओपन रिपेयर और एंडोवेस्कुलर रिपेयर था। तो ये था आज अपन ने डिस्कस किया एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म के अंदर अपन ने आज पूरा डिस्कस कर लिया। एन्यूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ब्लड वेसल्स की, जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर पूछी भी जाती है, और इससे रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। तो ये आप जरूर देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्लासेस लेते रहिए ऐसे ही रेगुलर, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और एक इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह लोग हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि अगर जो भी पढ़ेगा उसका फ़ायदा होगा, उससे अच्छा है कि जो मतलब कि सबका फ़ायदा हो। तो इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेजेस में, या जो भी कोई भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो भी देखना ना भूले। थैंक यू सो मच।